उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर रेल की बोगी में एक महिला के कटे हाथ पैर मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस में सफाई के दौरान एक पॉलीथीन में महिला के कटे हाथ पैर मिले, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और इन अंगों का डीएनए लिया गया। आपको बता दें कि 9 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन पर एक ट्रेन में एक महिला का धड़ और दूसरे अंग मिले थे। महिला के एक हाथ पैर पर मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें एक महिला के कुछ कटे हुए अंग वहां पर प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ से अभी जो जानकारी मिली है जीआरपी से कि उन्होंने बताया कि एक मध्य प्रदेश के शहर में इसके अन्य भाग मिले, वहाँ पे इसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज है। तो वहाँ पे जीआरपी के माध्यम से वो लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। देहरादून में राजपुर इलाके में मसूरी रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही कार धू-धू करके जलने लग गई। गनीमत रही कि उस समय कार में कोई सवार नहीं था। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया है। देहरादून से खबर, यहां चलती कार में आग लग गई। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। हरिद्वार से देहरादून की तरफ कार आ रही थी और तभी उसमें आग लग गई। आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाया है। नैनीताल के बेताल घाट के बीजेडी स्कूल में आग लग गई। आग से प्राथमिक स्कूल के 3 कमरे स्वाहा हो गए तो स्कूल में रखा सामान खाक हो गया। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो गांव में अफरा तफरी मच गई। फायर टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची, आग पर काबू किया जा सका है। चक्राता वन विभाग के कोटी कनासर वन कंपाउंड में कड़ी सुरक्षा में रखे 28 देवदार के स्लीपर चोरी हो गए और मामले में विभागीय अधिकारियों पर अब मिलीभगत का आरोप लग रहा है। करीब 10 महीने पहले बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का घोटाला उजागर हुआ था और न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो मामले की जांच शुरू हुई और जांच के दौरान करीब 4000 से ज्यादा देवदार के स्लीपर अलग अलग जगह से बरामद हुए थे और उस समय 17 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था और कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन आज तक वन विभाग इस मामले की जाँच को पूरा नहीं कर सका है और अब 2 दिन पहले कोटी कनासर वन चौकी से देवदार के 28 स्लीपर चोरी हो गए। वहीं वन विभाग का कहना है कि जिस रात चोरी हुई उस रात स्टाफ छुट्टी पर था, जिसमें एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो मेरे पास अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 21 स्लीपर चोरी होने की जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। स्टाफ उस दिन छुट्टी पर गए हैं, जो अभी जानकारी मिली है उस रात को ये स्लीपर चोरी हुए हैं। इस पे हम लोगों ने एफआईआर करने को तहसीलदार को भी लिखा है और विभागीय कार्रवाई करने की हमने तैयारी की। आदेश दिए हैं कि संबंधित स्टाफ के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और बरामदगी जल्दी से जल्दी करवाई जाए स्लीपर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने सभी तैयारियां 15 जून तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं पर सीएम ने कहा कि पहाड़ों में जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मानसून सीजन चुनौतियों से भरा होता है और कई बार आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। हर वर्ष चूँकि हमारे राज्य में एक हमारे लिए चुनौती होता है और उसी चुनौती के लिए हम सब तैयार रहें। सारे विभागों से आज समन्वय हो, सारे विभाग मिलकर काम करें और कोई भी अतिवृष्टि की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है या भूस्खलन है, उन सब से तैयार रहने को कहा है। सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग है, हमारा खाद्यान्न विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, जगह जगह रोडें हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो सब तुरंत मौके पर खुलें। गर्भवती माताएं हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था, हेली सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल मौके पर पहुंचें। उन सभी के लिए आज इस मीटिंग में समीक्षा हुई है और आगे के लिए तैयारियां
उपचुनाव की घोषणा होते ही बद्रीनाथ और मंगलौर में सियासी हलचल तेज हो गई है। मंगलौर में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। बद्रीनाथ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। मुकाबला टक्कर का है, इसीलिए कैंडिडेट भी मजबूत खोजे जा रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौरी विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। नामांकन की अंतिम तारीख 21 जून को है, लिहाजा चुनाव की घोषणा होते ही सभी दल एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी बद्रीनाथ के लिए 4 तो मंगलौरी के लिए 3 नामों का पैनल भी तैयार कर चुकी है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस विधायकी से रिजाइन देकर पार्टी ज्वाइन करने वाले राजेंद्र भंडारी पर बीजेपी दांव लगा सकती है, तो मंगलौरी में बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना उसकी पहली पसंद हो सकते हैं। यहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे दिनेश पवार और पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद का नाम भी चर्चा में है। सीएम धामी का कहना है कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। देखिए, अभी क्योंकि इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों बाई इलेक्शन बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, जहां हमने प्रभारी पहले बना दिए थे। आज हम दोनों सीटों के लिए पैनल केंद्र को भेज देंगे। उधर कांग्रेस भी युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज बद्रीनाथ के दौरे पर हैं। मंगलौरी में कांग्रेस के पास पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन एक मजबूत दावेदार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वे इस सीट पर बीएसपी से सिर्फ 598 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर देने वाले दावेदार की तलाश है। यही कारण है कि कैंडिडेट का पैनल बनाने से पहले करण महाराज को बद्रीनाथ सीट का दौरा करना पड़ा। उधर मंगलौरी में बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के परिवार को ही टिकट देगी। हमारा ध्यान अभी संगठन के स्ट्रक्चर को ठीक करने में है और प्रत्याशी के चयन के लिए हाईकमान की बैठक होगी और जो भी यहाँ के लोगों का प्रस्ताव आएगा, जो भी सबसे मजबूत कैंडिडेट लगा पैनल में, उसी को टिकट देंगे। वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सीट है और वो बहुजन समाज पार्टी ही उस पर चुनाव जीतेगी। नहीं, परिवार की ही बातचीत हुई है और परिवार से ही कैंडिडेट आएगा। बहरहाल उपचुनाव ही सही, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। फिर चाहे वह बद्रीनाथ सीट का उपचुनाव हो या मंगलौरी का त्रिकोणीय मुकाबला, यहाँ सियासी हलचल पर अगले 1 महीने तक पूरे प्रदेश की नजर टिकी रहेगी। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ देहरादून से सुनील, नवभारत की रिपोर्ट। राज्य में निकाय चुनाव तय समय पर न कराने के मामले में हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को अवमानना का नोटिस दिया है और 3 हफ्तों में जवाब भी तलब किया। साथ ही पूछा है क्यों ना आप पर अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार ने याचिका में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए भी समय कोर्ट से मांगा है। राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था और 2 जून को इन प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो गया था, जिसके चलते हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल दी गई थी और 2 जून में उनका 3 महीने के लिए टर्म और एक्सटेंड कर दिया है। तो इसलिए जो है हमने आज अवमानना याचिका दायर की थी, उस पर आज सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के उपरांत हमारी बात में दम पाया और जो है सचिव शहरी विकास जो हैं RK सुधांशु जो हैं, उन्हें जो है अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। उत्तराखंड में जुलाई में विधानसभा उपचुनाव समाप्त होने के तत्काल बाद निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है अगस्त में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में भी रिट दायर है। निकायों का कार्यकाल 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। इन दिनों निकाय में प्रशासक तैनात हैं। सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल दूसरी बार अगस्त तक बढ़ा दिया है। शहरी विकास मंत्री का कहना है कि इस बीच निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। जून में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 6 तारीख तक आचार संहिता थी, तो कुछ संवैधानिक बाध्यताओं के कारण हमने निर्णय लिया कि हम 3 महीने के बीच
हम लोग अपने जितने भी कार्य हैं चुनाव से संबंधित वो पूरा करेंगे और इन्हीं 3 महीनों के बीच में हम लोग निकाय के चुनाव कराएंगे। अजय टम्टा के केंद्र में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनने से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीद जगी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 20 साल बाद सड़कों का हाल सुधर पाया है तो कई पेंडिंग प्रोजेक्ट्स अंजाम तक पहुंच सके हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कपड़ा राज्य मंत्री रहे अजय टम्टा का कद बढ़ा है। अजय टम्टा को इस बार सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बाद इस मंत्रालय में काम करने वाले अजय टम्टा दूसरे नेता हैं। उम्मीद की जा रही है कि अजय टम्टा के इस मंत्रालय से जुड़ने से उत्तराखंड में सड़कों का कायाकल्प हो सकता है। नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे, टनल एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम आगे बढ़ सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं में ऑल वेटर रोड प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले कंडी रोड प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ सकता है। कुमाऊं में मानस खंड के मंदिरों में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। देहरादून टू दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम रफ्तार पकड़ सकता है। वहीं मसूरी टनल, टिहरी देहरादून टनल, कैची धाम में वैकल्पिक रूट पर काम शुरू हो सकता है। निश्चित रूप में सड़कों का विस्तार होगा और मैं समझता हूं कि कुमाऊं रीजन के अंदर और ज्यादा सड़कें बनेंगी, गढ़वाल रीजन के सड़कें बनेंगी, कनेक्टिविटी होगी और हमारी जो सीमा से लगी सड़कें हैं उससे कनेक्टिविटी काफी तेज होगी। नेपाल के अंदर काफी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हमारे उत्तराखंड की तरफ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ काफी इससे जो है हमारा यातायात चलेगा, काफी लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय का काम फिर एक बार नितिन गडकरी को दिया गया है और मोदी सरकार में इस बार राज्य मंत्री को भी तवज्जो देने की बात कही गई है। ऐसे में मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री अजय टम्टा की जुगलबंदी ने कमाल किया तो दिल्ली से लेकर चीन नेपाल बॉर्डर तक शानदार रोड कनेक्टिविटी की उम्मीद को पंख लग सकता है। वहीं दूर दराज के टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक का सफर भी आसान हो सकता है। नितिन गडकरी जी का स्वप्न है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से वो मानसरोवर का दर्शन करें और उसके लिए उन्होंने सड़क बनवा रहे हैं। तो निश्चित रूप में आने वाले भविष्य के अंदर यहाँ से जो है यात्रा चलेगी और बाई कार जो है यात्रा पूरी कर पाएंगे लोग। और बॉर्डर की जो 2 सड़कें हैं, ब्यास घाटी और जोहार घाटी की जो सड़कें हैं, जो बहुत डेंजर सड़कें हैं और जहाँ आदि कैलाश की यात्राएं हो रही हैं, मीलम ग्लेशियर की यात्राएं हो रही हैं, तो उन सड़कों के लिए भी बहुत बजट की आवश्यकता है ताकि वो सड़कें आपका दुरुस्त हों और वो डबल लाइन की सड़कें आपका बने। और सिंगल जहां सड़कें बनी हैं तो उन सड़कों के डेंजर जोनों को चिन्हित करते हुए उनको तत्काल आपका ठीक करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार में अब तक रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और अजय टम्टा को कपड़ा, रक्षा और शिक्षा विभाग का जिम्मा मिल चुका है, लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा राज्य में नहीं दिखा। पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सांसद अजय टम्टा को बड़ा मौका हाथ लगा है, जब सड़कों को चमकाकर राज्य को चमकाया जा सकता है। विजय वर्धन और दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या संदेश छिपा है, इस पर गहन मंथन की तैयारी है, वो भी संघ के स्तर पर। आखिर कब और कैसे होगा ये मंथन, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर की हलचल और एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के बीच बीजेपी केंद्र में अपने दम पर पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ला पाई? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ? ये सवाल बेहद गहरे हैं और इन सवालों का जवाब बीजेपी समेत संघ भी खोजने में जुट चुका है। जुलाई महीने में देश भर में फैले संघ से जुड़े प्रांत प्रचारक देवभूमि उत्तराखंड में जमा होंगे और इस बैठक में चुनावी नतीजों का गुणा गणित होगा। उसके लिए जो भी सुझाव होंगे और जो भी करणीय कार्य संघ के स्तर पर होंगे, जिससे सामाजिक समरसता, ये जो आरक्षण हटा देंगे और ये सब हो जाएगा, 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, ये सब झूठ जो अफवाह फैलाई गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए, समाज के बीच में इन अफवाहों के प्रति जो संवेदना खड़ी हुई है उसको समझ करके किस प्रकार से उसका निराकरण हो। संघ से जुड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की कम हुई सीटें और यूपी में कमजोर हालत
संघ की प्रांत प्रचारक बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। विशेष तौर पर अयोध्या वाली फैजाबाद सीट के नतीजे संघ और बीजेपी के लिए हैरान करने वाले हैं। खासकर अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर हारना ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। मुझे लगता है कि आरएसएस और जितने भी अनुशासित संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी सहित सभी संगठन इस पर विचार करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। दरअसल संघ की कई तरह की बैठकें होती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक प्रांत प्रचारक बैठक है और इस बार ये बैठक लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने जा रही है। ऐसे में इस बैठक पर सबकी निगाह रहने वाली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार के किशनपुर इलाके में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय का मामला एक बार फिर से अटक गया है और राज्य सरकार और केंद्र के बीच जमीन को लेकर मामला उलझता जा रहा है। दासनगर के जुडली गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बाइक पर जाते वक्त कुत्तों ने बाइक सवार पर हमला कर दिया। श्रीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांधीनगर के पास 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, जिसके बाद मौके पर बीआरओ की टीम पहुंची और गड्ढे को भरा गया। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में पुलिस ने कच्ची शराब बरामद की, जिसे अलग अलग बर्तनों में भरकर रखा गया था। कोटद्वार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। हरिद्वार में भी नीट पेपर धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। बागेश्वर में नीट पेपर मामले में कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाया, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रामनगर में इन दिनों गर्मी से बुरा हाल, यहां मंगलवार को तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। उत्तरकाशी में गर्मी बढ़ने से भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से नदी का जलस्तर बढ़ रहा। बागेश्वर में मानसून सीजन के दौरान होने वाली आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम जिले में पहुंच चुकी है। देहरादून से अपने घर उड़की जा रही सगी बहनों के साथ मनचलों से पहले छेड़खानी हुई और जब दोनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया और इस पूरे वाकये को युवतियों ने अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया। वहीं पर बीच बचाव करते हुए जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लग गई तो दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक सवार काफी वक्त से दोनों युवतियों की कार का पीछा कर रहे थे और अश्लील कमेंट कर रहे थे। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में पहुंचते ही दोनों आरोपियों ने पहले तो गाड़ी रोकी, फिर छेड़खानी करने लग गए। पुलिस ने शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परसों रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि युवती के साथ 2 युवकों ने अभद्रता की है। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस के द्वारा तत्काल अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 509 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों आरोपियों अर्जुन और शुभम निवासी इस्माइलपुर सहारनपुर के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई। महंगी बिजली के साथ बिजली किल्लत से जूझ रहे प्रदेश में जल्द तैयार होंगे 29 हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसमें प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को काफी बड़ा लाभ मिलने वाला है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम का पारा बढ़ते ही उत्तराखंड में बिजली की खपत 61 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। भले ही अब ये खपत कुछ कम हुई हो, लेकिन अभी भी प्रदेश का यूपीपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर दिन करीब 15 मिलियन यूनिट बिजली बाजार से खरीद करता है, जिसके लिए हर दिन 80 से 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं कॉर्पोरेशन को, क्योंकि प्रदेश में बिजली उत्पादन आज भी खपत के मुकाबले बहुत कम है और हर दिन बिजली बाजार से ही खरीदनी पड़ती है, जो महंगे दामों में मिलती है, जिसकी भरपाई भी कंज्यूमर्स को करनी पड़ती है। निश्चित रूप से हम बाहर से खरीद रहे हैं। हम आज की तारीख में भी 15 MU के आसपास
हम पावर परचेज करते हैं बाहर से, अभी भी कर रहे हैं। और स्टेट का जनरेशन हमारा 20 MU है, जो पहले 26 MU था, थोड़ा कम हुआ है। और सेंट्रल का शेयर 19 MU मिलता है। तो जो डिफरेंस है लगभग 15 MU बाहर से परचेज करके दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन का जिम्मा UJVNL के पास है और प्रदेश में UJVNL की करीब 20 छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनसे 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट की नीतियों में किए गए बदलाव के बाद UJVNL ने आगामी 8 साल का टारगेट फाइनल किया है और प्रदेश की नदियों में करीब 29 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा है, जिनसे प्रदेश को करीब 4500 मेगावाट बिजली सस्ते दामों में मिलेगी। UJVNL ने अपने 8 साल का जनरेशन का प्लान तैयार किया है और सिर्फ UJVNL का ही नहीं, चूंकि एनर्जी सेल भी हम देख रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर में और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा भी काम किया जाएगा अगले 8 वर्षों में, उसका भी हमने प्लान तैयार किया है। ऊर्जा प्रदेश की दिशा में अब उत्तराखंड भी आगे बढ़ने जा रहा है, जहां इन परियोजनाओं से बिजली सस्ते दामों में मिलेगी। वहीं प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को भी सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी, जिससे बिजली किल्लत कुछ हद तक कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।